Let's improve English. वो जब भी नेहा से बात करने लगता है उसकी पत्नी उसे घूर के डरा देती है। फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि डेफिनेटली आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं। मैं सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के थ्रू हमेशा कोशिश करता हूं कुछ आपको फ्रेजेस, इडियम्स, वोकैबुलरी सिखाने की। मेरा आपसे दावा है कि आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? वो जब भी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? whenever। तो हमने यहाँ पे पहले लिखा whenever। अब यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यानी कि वो यानी कि ही। बात करने लगता है, कुछ होने लगता है यानी कि कुछ शुरू हो जाता है यानी कि स्टार्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। whenever he starts, जब भी वो स्टार्ट करता है, क्या करना? बात करना, टॉकिंग। whenever he starts talking। टॉक के बाद हमें प्रेपोजिशन टू लगानी है, टॉकिंग टू। किससे? नेहा। Whenever he starts talking to नेहा, उसकी पत्नी उसे घूरकर, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट इस क्लॉज का मेन सब्जेक्ट है उसकी पत्नी, उसकी वाइफ, यानी कि कॉमा लगाने के बाद his wife घूर के डरा देती है। घूर के डरा देना, किसी को ऐसे घूरना कि वो जो कर रहा था वो करने से रुक जाए। To stare someone down, his wife stares। स्टेयर में एस इसलिए लगाना है क्योंकि वाइफ यहाँ पर सिंगुलर है, एक ही वाइफ है, एक ही को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। हिज वाइफ स्टेयर्स, तो स्टेयर्स के बाद यहाँ पर हमें लगाना है स्टेयर्स हिम। स्टेयर समवन डाउन का मतलब होता है किसी को घूर कर डरा देना। तो स्टेयर और स्टेयर के बाद डाउन, इस तरीके से स्टेयर डाउन, स्टेयर समवन डाउन। Whenever he starts talking to नेहा, his wife stares him down, यानी उसकी वाइफ उसे स्टेयर डाउन कर देती है जब भी वो नेहा से बात करने की कोशिश करता है। चुपके करनी पड़ेगी, नहीं गलत बात होती है वैसे। तुम वो ही क्यों नहीं करते जिससे तुम्हें खुशी मिलती है? तुम वो ही क्यों नहीं करते जिससे तुम्हें खुशी मिलती है? अब यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हमें समझना है क्यों नहीं करते, यानी कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जब वाई, वेयर, व्हेन की बात आती है तो सेंटेंस में ये सबसे पहले आते हैं। वाई, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते प्रेजेंट इंडेफिनेट है और सब्जेक्ट यू है, यू के साथ डू आता है, नेगेटिव सेंटेंस तो डोंट। वाई डोंट यू, क्या? वो क्यों नहीं करते? करने को इंग्लिश में बोलते हैं डू। वाई डोंट यू डू, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, वो क्यों नहीं करते? अब किससे खुशी मिलती है वो बात यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। और जब हमें पता ही नहीं होता कि किस चीज की बात हो रही है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज है, तो हम क्या बोलते हैं? व्हाट। जब हमें पता नहीं है नाम तो हम क्या बोलते हैं? व्हाट। तो यहाँ पर भी तो व्हाट ही बोलना है, व्हाट। वाई डोंट यू डू व्हाट, आपको खुशी मिलती है यानी जो चीज आपको खुश करती है। What makes you happy? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, महाभारत नहीं होगी क्वेश्चन मार्क ना लगाने पर फिर भी, लेकिन ग्रामर का दिल टूट जाएगा और हमें तो ऐसा नहीं करना है। Why don't you do what makes you happy? आप वो क्यों नहीं करते जिससे आपको खुशी मिलती है? मैं चाहता तो था उससे अपने दिल की बात कहना, मगर हिम्मत ही नहीं हुई, अब आज पछता रहा हूं। मैं चाहता तो था। अब यहाँ पर जब भी हम ऐसे कहते हैं ना, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं चाहता था, आई वांटेड, मैं चाहता तो था, अब तो को क्या लगाएंगे? पहली बात तो ये है कि एकदम एक वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करने की हमें सोचनी नहीं चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैं चाहता तो था, यानी इस बात पे मैं एम्फेसिस डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चाहता तो जरूर था। और जब हम ऐसे एम्फेसिस डालते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड का यूज कर सकते हैं, इसमें से किसी का सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैं चाहता तो था, आई डिड वॉन्ट, उससे अपने दिल की बात कहना। किसी से दिल की बात कहना मतलब कि अपने दिल की बात कहने को बोलते हैं से। आई डिड वॉन्ट के पहले टू तो लगाना पड़ेगा। आई डिड वॉन्ट टू से टू हर, उसे मैं कहना चाहता था क्या? जो मेरे दिल की बात थी, मेरे दिल की बात। वॉट वॉज इन माई हार्ट, आई डिड वॉन्ट टू से टू हर वॉट वॉज इन माई हार्ट। से टू हर की जगह आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डिड वॉन्ट टू टेल हर, I did want to tell her what was in my heart, मगर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बट कभी हिम्मत ही नहीं हुई, किसकी हिम्मत नहीं हुई? मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, नहीं हुई, मैं कुछ नहीं कर पाया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं could। जब भी कहना हो मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं वैसा नहीं कर पाया, हम बोलते हैं I couldn't do this, I couldn't do that,
हिम्मत कर पाना, किसी चीज की हिम्मत जुटा पाना। इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो में बताया था फाइंड द करेज टू डू समथिंग और मस्टर अप द करेज टू डू समथिंग। लेकिन यहाँ पर और भी ज्यादा मैं कॉमनली और नेचुरली बोला जाने वाला फ्रेज आपको बताना चाहता हूँ, बट आई couldn't get up the nerve to do something, यानी किसी चीज को करने की हिम्मत जुटा पाना। I couldn't get up the nerve, क्या करने की, कभी हिम्मत ही नहीं हुई, बस यहीं पे तो खत्म हो गया। I did want to tell her what was in my heart, but I couldn't get up the nerve, यानी मैं हिम्मत ही नहीं कर पाया। I couldn't find the courage to do it. I was not courageous enough to do it. ऐसे थोड़ी होता है, आपको उसके घर जाके उसे इनवाइट करना पड़ेगा। आप जैसे कोई कह रहा है मैं तो यार व्हाट्सअप कर दूंगा, ऐसे व्हाट्सअप में मैसेज कर दूंगा, हेलो यार गुड मॉर्निंग पार्टी में आ जाइए, ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है। आपको उसके घर पर जाके, ऐसे थोड़ी होता है। इसे इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं, इट डजंट वर्क, यानी ऐसी चीज काम नहीं करती, ऐसे यानी दैट वे, इट डजंट वर्क दैट वे, ऐसे बोल सकते हैं, यानी ये चीज ऐसे काम नहीं करती है, ऐसे थोड़ी होता है। कहने का मतलब वही है, आपको उसके घर पर जाके उसे इनवाइट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। किसको, आपको। सब्जेक्ट है यू, करना पड़ेगा, फ्यूचर है तो इसलिए विल, करना पड़ेगा हैव टू, यू विल हैव टू, क्या करना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा, इनवाइट, यू विल हैव टू इनवाइट, किसे, उसे, उसे के लिए हिम, यू विल हैव टू इनवाइट हिम, उसके घर जाके। अब यहां पर क्या है, पहले हमें बोलना चाहिए पहले वो घर जाएगा तभी तो इनवाइट करेगा, घर बैठ के इनवाइट करेगा, ये तो वही बात हो गई। पहले घर जाएगा फिर इनवाइट करेगा, तो पहले हमें बोलना चाहिए इट डजंट वर्क दैट वे, यू विल हैव टू विजिट हिम टू इनवाइट हिम, यानी उसे इनवाइट करने के लिए आपको उसे विजिट करना पड़ेगा। या फिर आप विजिट की जगह बता सकते हैं, बोल सकते हैं यू विल हैव टू गो ओवर टू हिज प्लेस, गो ओवर टू हिज प्लेस, यानी उसके घर आपको जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू विजिट हिम और यू विल हैव टू गो ओवर टू हिज प्लेस। अब जब प्लेस लगाएंगे तो हिम यहाँ से हट जाएगा, विजिट लगाएंगे तो विजिट के बाद हिम आ रहा है। यू विल हैव टू गो ओवर टू हिज प्लेस और यू विल हैव टू विजिट हिम टू इनवाइट हिम। It doesn't work this way that you'll just send a message to him and he'll come running to your wedding or something like that. जब मैं तुम्हारी उम्र का था, रात रात जाग के मेहनत करता था सफल होने के लिए। अक्सर हमारे बड़े लोग हमसे यही कहते हैं कि जब मैं बड़ा था, जब मैं छोटा था तब मैं इतनी मेहनत करता था, उतनी मेहनत करता था, बिना लाइट के लाइट जला लेता था, कुछ भी बोल सकते हैं वो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, यहाँ पर इसको कहने के लिए जब हो या कब हो कहते तो उसे व्हेन ही है। था से मतलब है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट यानी कि आई, व्हेन आई वॉज आपकी उम्र का, ऑफ योर एज, व्हेन आई वॉज ऑफ योर एज। लेकिन यहाँ पर कॉमनली नेचुरली हमें ऑफ बोलने की भी जरूरत नहीं है, इतना कहना काफी है। व्हेन आई वॉज योर एज, व्हेन आई वॉज योर एज, यानी जब मैं आपकी उम्र का था, मैं कुछ किया करता था। जब आप अपनी कोई पास्ट हैबिट की बात करते हैं तो यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। आई यूज टू, रात रात जाग के मेहनत करना। इसके लिए आप यहाँ पर एक इडियम यूज कर सकते हैं, आई यूज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। आई यूज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्या करने के लिए, सफल होने के लिए। टू, सफल होना यानी सक्सीड। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है दिन रात मेहनत करना। इसकी जगह पर आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं, आई यूज टू स्टडी टिल लेट नाइट, यानी मैं बहुत लेट नाइट तक पढ़ा करता था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। इस वक्त मैं खुद कर्जे में डूबा हुआ हूँ, तुम्हारी मदद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अक्सर आदमी जब कर्जे में नहीं होते तब भी डूब जाते हैं जब उनसे मदद मांगो। बाय द वे, देखते हैं इस वक्त मैं खुद कर्जे में डूबा हुआ हूँ, इस बात को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। सब्जेक्ट है आई, घ किधर से आ गया, आई एम कर्जे में डूबा हुआ। मुझे आपको बताने दो, लिखने दो, फिर मैं आपको समझाता हूं। आई एम अप टू माई नेक इन डेट। दिस इज एन इडियम। इफ यू आर अप टू योर नेक इन समथिंग, इट मीन्स यू आर फुल्ली ऑक्यूपाइड बाय इट, और इट मीन्स यू आर कंप्लीटली अफेक्टेड बाय इट। आप उस चीज में फंसे हुए हो, आप किसी चीज में फंसे हुए हो, एकदम बहुत बुरी तरह से आप उस चीज के चंगुल में फंसे हो। आई एम अप टू माई नेक इन डेट, यानी मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं। जैसे कि मैं काम में डूबा हुआ हूं, इस वक्त काम बहुत सारा है मेरे ऊपर, तो मैं कह सकता हूं आई एम अप टू माई नेक इन वर्क। मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं, आई एम अप टू माई नेक इन डेट। तुम्हारी मदद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब भी ऐसा कहना हो, ऐसा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ द क्वेश्चन।
completely out of the question मतलब इस चीज का तो सवाल ही नहीं उठता। It is completely out of the question आपकी हेल्प करने का, to help you. It is completely out of the question to help you. तुम मुझे मजबूर मत करो वहां जाने के लिए, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो मैं राधा को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम मुझे मजबूर मत करो वहां जाने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना। अगर हमें कहना है दरवाजा बंद मत करो, हम क्या बोलेंगे, डोंट क्लोज द डोर। तो यहाँ पे कह रहे हैं मजबूर मत करो, स्टार्टिंग तो हम डोंट से ही करेंगे। मजबूर करना यानी कि किसी को कंपेल करना कुछ करने के लिए। डोंट कंपेल किसको, मुझको। डोंट कंपेल मी क्या करने के लिए, वहां जाने के लिए, टू गो देयर। डोंट कंपेल मी टू गो देयर। अगर कुछ अनहोनी हो गई, अगर के लिए हमने इफ लगा दिया, कुछ अनहोनी हो गई, इस बात को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, इफ समथिंग अनटूवर्ड हैपन्स। अनटूवर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हम चाहते नहीं है कि हो जाए, कुछ बुरी चीज, कुछ अनहोनी। इफ समथिंग अनटूवर्ड हैपन्स, मैं राधा को क्या मुंह दिखाऊंगा, यानी उसे कहने का मतलब है कि मैं उसे फेस कैसे करूंगा, कैसे, हाउ विल आई फेस राधा। Don't compel me to go there. If something untoward happens, how will I face Radha? ये मेरे खाते में लिख देना, पैसे मैं अगले महीने दे दूंगा। बहुत सारे डेढ़ शाने होते हैं जो कहते हैं अच्छा एक ये दे दो, 5 का ये दे दो, 20 का ये दे दो, 100 का ये दे दो, खाते में लिख लेना। पैसे नहीं देते उसी वक्त। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं हम फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक वर्ड होता है टैब, TAB। अब मैं इसकी क्या क्या बात करूं, क्योंकि टैब के काफी सारे मतलब होते हैं। एक तो हमारे कीबोर्ड में बटन होता है टैब, इसके अलावा टैब का मतलब होता है कोई भी एक मेटल का पीस, कोई भी टुकड़ा जिसके ऊपर हमने कुछ लिख दिया है, कहीं पे लगा दिया है जो हमें बता रहा है ये चीज ये है, वो भी टैब होता है। इसके अलावा हम अपने टैब यानी कि हम जो टैबलेट चलाते हैं, जो फोन चलाते हैं, बड़े वाले टैब, उनको भी टैब बोलते हैं। और उसके अलावा टैब का एक और मतलब होता है, टैब उस रिकॉर्ड को कहते हैं जहां पर लिखा हुआ है कि ये चीज किसी ने खरीदी थी, ये चीज का किसी ने यूज किया था और उसको पैसे देने हैं, उस रिकॉर्ड को कहते हैं टैब। ये कॉमन है, इसको ऐसे बोलते भी हैं, स्पीकिंग में लोग ऐसे बोलते हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, पुट इट ऑन द टैब। पुट इट ऑन द टैब यानी इसे खाते में लिख देना। इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, मेरे खाते में लिख देना। तो यहाँ पे माई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुट इट ऑन माई टैब, पुट इट ऑन माई टैब यानी इसे मेरे खाते में लिख देना। पैसे मैं अगले महीने दे जाऊंगा, दे जाऊंगा मतलब कि सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, मैं दे जाऊंगा फ्यूचर की बात है, आई विल पे। पैसे दे जाना मतलब पे कर देना, आई विल पे अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। आई विल पे नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने मैं पैसे दे जाऊंगा। पुट इट ऑन माई टैब। अब फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को देखा है, अब अगर आपसे मैं कहूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, तो ये मत कहना कि सब्सक्राइब और लाइक भी खाते में लिख देना। फ्रेंड्स अभी की अभी सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक भी करना। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलती है मेहनत करते रहने की। आशा करता हूँ कि आपको मेरी मेहनत पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल रही है। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।